Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss Central Civil Services Conduct Rules 1964, Part 6. In this part, I will discuss Rule 14, Rule 15, and Rule 15A. Other parts already I have discussed. You can find up to Rule 13 in my playlist. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start. See, Rule 14, it is related to the public demonstrations in honor of government servant. Previous sanction is required for receiving complimentary or valedictory address or accepting any testimonial or attending any meeting held in his or in the honor of other government servant. इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए. यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट प्रीवियस सैंक्शन कोई भी कम्प्लीमेंटरी और वैलिडिटरी एड्रेस को एक्सेप्ट करना और कोई टेस्टिमोनियल जो भी प्रशंसा पत्र है उसको एक्सेप्ट करना और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो मीटिंग अटेंड करना इन द ऑनर ऑफ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसके लिए प्रीवियस सैंक्शन चाहिए. प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी. प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, टू एक्सेप्ट एनी वैलिडिक्टरी एड्रेस, clear, or to accept any testimonials or attending any meeting in the honor of other government servant. इसमें सेकंड में है फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ इनफॉर्मल कैरेक्टर परमिटेड ऑन ट्रांसफर और रिटायरमेंट, ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट अरेंज्ड बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस. सेकंड वन, एज यूजुअल कभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है और रिटायरमेंट होता है तो फेयरवेल सेरेमनी तो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मगर उसमें क्या होगा, जो भी गिफ्ट एक्सचेंज होगा वो इनएक्सपेंसिव होगा. इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए जो भी गिफ्ट, राइट. तो ये अरेंज होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है. जो भी गिफ्ट एक्सचेंज होना है वो बहुत सिंपल होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए. और ये एक जो भी ऑर्गेनाइज होगा, ये जो फेयरवेल फंक्शन, जो वैलेडिक्टरी फंक्शन, वो इतना लैविश नहीं होना चाहिए, राइट. जो भी जितना कोई लग्जूरियस गिफ्ट देना, ये सब सरकार अनुमति नहीं देता है. तो ये जो रेड पार्ट में लिखा ये रूल है, क्लियर. चलो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे. अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस शुड नॉट हैव ए मॉनेटरी कंपोनेंट. कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवार्ड रिसीव कर सकता है, मगर वो जो अवार्ड होगा वो मॉनेटरी कंपोनेंट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा. कोई मेरिटोरियस वर्क के लिए कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दे सकता है, मगर मॉनेटरी कंपोनेंट में नहीं, राइट. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, राइट. नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट स्ट्राइव टू सीक पब्लिसिटी और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर सिक्योरिंग सच अवार्ड्स सिंस सच एफर्ट्स कुड अफेक्ट हिज फंक्शनिंग. कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए वो कभी भी कोई प्रेशर ना डालना. कभी कभी क्या होता है, कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पब्लिसिटी के लिए कभी कभी गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ अवार्ड्स को रिसीव करने के लिए उसका पब्लिसिटी स्टंट करता है, मगर ये जो मिसकंडक्ट होता है बेसिकली, राइट. कभी भी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना है, कोई भी पब्लिसिटी नहीं करना है रिलेटेड टू एनी इंटरनेशनल अवार्ड, राइट. स्पेसिफिक प्रायर परमिशन चाहिए. कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड
कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल रहा है तो प्रायर इंटीमेशन जरूरी है, प्रायर परमिशन जरूरी है। नेक्स्ट वन, ग्रांट ऑफ परमिशन शैल बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर परमिशन मिलेगा? तो बेसिकली इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव एनी इंटरनेशनल अवार्ड, देन एक्चुअली इन व्हिच टाइप ऑफ केसेस एक्चुअली गवर्नमेंट कंसिडर, यहाँ पर दिया है ग्रांट ऑफ परमिशन शैल बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली इन द केस ऑफ प्रपोजल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑफिशियल बॉडीज एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें सीमित है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन दे सकता है। कभी अवार्ड रिसीव करना है कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑफिशियल बॉडीज से, और कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें सीमित है, राइट। जो भी अवार्ड रिसीव करना है फ्रॉम अब्रोड, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑफिशियल बॉडीज and academic institutions including universities. The request made by government servant for permission for acceptance of awards shall be examined by the administrative ministry in consultation with the Ministry of External Affairs. यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वो रिक्वेस्ट देता है, तब इट शैल बी एग्जामाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री in consultation with the Ministry of External Affairs. Then approval of the minister or screening committee may be kept in view while granting permission. यदि जो इंटरनेशनल अवार्ड के लिए जब गवर्नमेंट परमिशन देगा, उसके पहले उसका स्क्रीनिंग कमिटी होता है और ऑल्सो मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए। अवार्ड्स हैविंग मॉनेटरी कंपोनेंट्स, यदि अवार्ड में कोई मॉनेटरी कंपोनेंट्स होता है तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा। कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड वो रिलेटेड टू द मॉनेटरी कंपोनेंट होता है तो गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगा। अवार्ड्स हैविंग मॉनेटरी कंपोनेंट्स विल बी डिस्करेज्ड। मगर कभी कभी कुछ अवार्ड्स है जो प्रशंसा पत्र मिलता है रिलेटेड टू द एकेडमिक हो कि लिटरेरी हो कि साइंटिफिक फील्ड, उसमें गवर्नमेंट परमिशन दे देता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करेगा वो मॉनेटरी कंपोनेंट में नहीं होगा, और बेसिकली जो भी प्रशंसा पत्र बेसिकली टेस्टिमोनियल्स मिलता है रिलेटेड टू एकेडमिक लिटरेरी साइंटिफिक फील्ड में, तो गवर्नमेंट लिबरली परमिट कर देता है, लिबरली परमिशन दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये रूल 14 था, ये रूल 15 को आएंगे, बेसिकली प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी। जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी। ओके, ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स यू सी, एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, नेगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। कभी कोई नेगोशिएट करना अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट करना, तो इसको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस और canvass for a candidate or candidates for an elective office in anybody whether incorporated or not। इसमें क्या है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली शुड नॉट होल्ड एनी इलेक्टिव ऑफिस। कोई भी सपोज चैरिटेबल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको प्रमोशन कर सकता है, मगर उसमें कोई इलेक्टिव जो पद होता है ना, इलेक्टिव पोस्ट होता है, उसको नहीं ले सकता। उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है, मगर प्रीवियस सैंक्शन चाहिए कोई इलेक्टिव पोस्ट लेने के लिए, राइट। और जैसे कैनवास फॉर ए कैंडिडेट और कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस, कोई ऐसा प्रचार करना कोई कैंडिडेट के लिए, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस में उसको, जैसे मैं बताया अभी, चाहे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, चाहे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जब पोस्ट के लिए वोट होता है, उस केस में सपोज इट इट्स वोट मांगना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई कैंडिडेट के लिए वोट मांगना, ये ठीक नहीं है। उसके लिए प्रायर परमिशन का जरूरी है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, राइट। canvass in support of any business of insurance agency, commission agency etc. owned or managed by any member of his family। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली मेम्बर, सपोज कोई इंश्योरेंस एजेंसी का ओनर है कि कोई कमीशन एजेंसी का ओनर है, और उसको सपोर्ट करना, तो ये एक्चुअली मिसकंडक्ट होता है। तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन का ज़रूरत है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली फैमिली मेम्बर जो भी ओनर है, कोई इंश्योरेंस एजेंसी, कोई कमीशन एजेंसी, सपोज जो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये मिसकंडक्ट होता है, राइट। टेक पार्ट एक्सेप्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज in the registration, promotion or management of any bank or other company registered or required to be registered under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in force or of any cooperative society for commercial purposes। इसमें है हाँ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हिसाब से है, तो कोई बैंक का बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो, चाहे उसका प्रमोशन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, उसको प्रमोट कर सकते ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हिसाब से। मगर बिना ऑफिशियल ड्यूटीज़ से जो जैसे रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और कोई कंपनी को प्रमोट करना ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ ऑफिशियल ड्यूटीज़ है फॉर डिस्चार्जिंग ड्यूटीज़, एक्चुअली द गवर्नमेंट एम्प्लॉई शुड इट मीन्स इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पजेस, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कमर्शियल पर्पजेस के लिए है, उसको प्रमोट करना। तो ऑफिशियल डिस्चार्ज है तो ठीक है, ऑफिशियल वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हिसाब से नहीं है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ क्या करेगा ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कमर्शियल पर्पजेस के लिए है और उसका जो प्रमोशन है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें इन्वॉल्व होना, वो मिसकंडक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ ए स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम। कोई स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम होता है, रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, तो उसमें परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। और ये मीडिया प्रोग्राम कमीशन बाय गवर्नमेंट मीडिया, कोई ऐसा कोई मीडिया प्रोग्राम है जो इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट मीडिया, मगर उसको प्रोड्यूस करता है प्राइवेट एजेंसी, ओके। तो इसके लिए भी परमिशन का जरूरत है, ओके। ये मीडिया प्रोग्राम कमीशनड बाय द गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय, उसको प्रोड्यूस कौन करता है? प्राइवेट एजेंसी। एक्चुअली डायरेक्टली बिना गवर्नमेंट परमिशन से इन्वॉल्व हो जाना तो वो मिसकंडक्ट है। ये प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन, ये भी इसमें इन्वॉल्व होना। बेसिकली जो मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइवेट मीडिया प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी परमिशन लेना जरूरी है। डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो वो मिसकंडक्ट हो जाएगा, राइट। ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। तो इसमें है जैसे प्रोवाइडेड दैट नो प्रीवियस परमिशन शैल बी नेसेसरी इन केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट्स इन ए प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड और कमीशनड बाय गवर्नमेंट मीडिया इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। सपोज ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, कोई मीडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है और ये इट इज़ कमीशनड बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल ड्यूटी है, ओके। कोई मीडिया प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना, इट इज़ ऑफिशियल ड्यूटी, इट इज़ एज यूजुअल ड्यूटी। तो उसमें एक्चुअली कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी है मीडिया प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना। और एनी मीडिया प्रोग्राम कमीशन बाय द गवर्नमेंट और एनी मीडिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन ना, बिकॉज इट इज़ ऑफिशियल ड्यूटी, राइट। तो उसमें एक्चुअली नो प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। अभी उसका सेकेंड रूल को जाएंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है। तो किस किस एरिया में देखेंगे? अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ ए सोशल और चैरिटेबल नेचर। कभी कुछ ऑनररी वर्क होता है जैसे स्पोर्ट्स, कल्चर, राइट, कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई चैरिटेबल वर्क में इन्वॉल्व होना परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑफिशियल आवर्स the government employee can involve in these organizations, involve in charitable organizations, cultural organizations, sports organizations, in any scientific organizations, तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। बिकॉज बेसिकली दीज वर्क्स इट मीन्स आर इनिशिएटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अंडरटेक ऑकेजनल वर्क ऑफ ए लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर, जो कुछ ऑकेजनली कुछ लिटरेरी और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक जो वर्क होता है, सम वर्क्स रिलेटेड टू लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क होता है, उसमें ऑकेजनली इन्वॉल्व होना, उसमें भी परमिशन का जरूरत नहीं है। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन आमेचर। आमेचर मीन्स कोई हमारा ये प्रोफेशन नहीं है, मगर हम कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जैसे अभी फैशन है गोल्फ, आप जाकर कोई गोल्फ ऑर्गेनाइजेशन में
सपोज आप मेंबरशिप लेकर वहाँ पर वो गेम में इन्वॉल्व होना, तो ये अमेचर है क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। तो मगर वी मस्ट हैव अफेक्शन टुवर्ड्स सर्टन गेम्स, तो पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन अमेचर। और नेक्स्ट वन, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ ए लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ ए क्लब और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, द एम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच रिलेट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज registered under the Societies Registration Act 1860, 21 of 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। यहाँ पर क्या है, जैसे ऐसा कुछ सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी, और कुछ ऐसा कुछ क्लब और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना, तो ये जरूरी है क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एवॉल्व करना, कुछ कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को एवॉल्व करना, क्योंकि दीज थिंग्स आर बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, मगर उसमें कोई इलेक्टिव पोस्ट को होल्ड नहीं करना। ओके, इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। लिटरेरी, साइंटिफिक, बार बार होता है, लिटरेरी, साइंटिफिक, कोई चैरिटेबल सोसाइटी में इन्वॉल्व होना अच्छा है, ये आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल आवर्स, मगर उसमें कोई इलेक्टिव पोस्ट को ना लेना। So in this case, the government employee should involve actually in these type of things, basically in these activities, literary, scientific and charitable activities, but they should not hold any elective post. ये बहुत important है, should not hold any elective post. मगर outside of the official hours, the government employees must involve in registration, promotion or management of literary, scientific and charitable society or some clubs or similar organizations which are doing some works for the betterment of the society, which are doing some works for the welfare of the people, to uplift the weaker sections of the society, हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, मगर इसमें कोई इलेक्टिव पोस्ट को ना लेना, ठीक है। वी शुड नॉट होल्ड एनी इलेक्टिव पोस्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, सिमिलरली अनदर वन, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, substantially for the benefit of government servants, registered under the Cooperative Societies Act 1912, it is section 2 of 1912, or any other law for the timing in force। तो उसमें भी कभी कभी क्या है, आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन की प्रमोशन और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है। द गवर्नमेंट सर्वेंट it means should involve in registration work of cooperative society, should promote the cooperative society, should involve in management of cooperative society, but they should not hold any elective office, they should not hold any elective office, ये बहुत important है। तो basically cooperative societies, the government servant must detect, basically cooperative societies are not in commercial in nature, basically these cooperative societies, they are doing some works for the betterment of the society, they are doing some works for the welfare of the people, तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, मगर कोई इलेक्टिव ऑफिस का जो पोस्ट होता है, उसका जो पद है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसको ना लेना, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट परमिशन का ये सब जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट इसमें एक ऑप्शन है, ही शैल डिसकंटिन्यू टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटीज इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें इन्वॉल्व होना है, मगर गवर्नमेंट जब कोई डायरेक्शन देगा कि आपको ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होना है, तो वहाँ पर डिसकंटिन्यू करना है। ओके, जो अब जो पॉइंट्स था उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व हो सकता है, मगर समटाइम्स गवर्नमेंट डायरेक्ट दैट यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज, सो ड्यू टू द इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देन वी मस्ट डिसकंटिन्यू टू इन्वॉल्व इन दीज वर्क्स। सेकेंड वन, इन केस ऑफ फॉलिंग अंडर क्लॉज डी और क्लॉज ई ऑफ दिस सब रूल, जो क्लॉज था डी और ई, बेसिकली क्लॉज डी में क्या था, चैरिटेबल वर्क्स की, लिटरेरी एक्टिविटीज़ की, साइंटिफिक एक्टिविटीज़, उसका प्रमोशन, उसका मैनेजमेंट, ओके, उसमें इन्वॉल्व होना, और ई जो था, क्लॉज ई था, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन, उसका मैनेजमेंट, उसमें इन्वॉल्व होना। तो ये जो था दिस सब रूल, हिज ऑफिशियल ड्यूटीज शैल नॉट सफर देयर बाय। तो इसमें क्या कहा गया है, आपको इन्वॉल्व होना है कोई चैरिटेबल वर्क में, कोई लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में, कोई क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दोज आर डूइंग सम गुड वर्क्स फॉर द सोसाइटी, तो उसमें इन्वॉल्व होना है, मगर उसमें ऑफिशियल ड्यूटीज़ हम पर नहीं होगा। तो आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल आवर्स आपको इन्वॉल्व होना है, राइट।
तो विदिन ए पीरियड ऑफ, यहाँ पर जो दिया है, इन केस फॉलिंग अंडर क्लॉज डी और क्लॉज ई ऑफ दिस सब रूल, हिज ऑफिशियल ड्यूटीज शैल नॉट सफर देयर बाय and he shall within a period of 1 month of his taking part in such activity report to the government giving details of the nature of his participation। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो जब जिस डेट में आप पार्टिसिपेट किया उससे आप काउंट कर लो 30 डेज के अंदर आपको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है कि किस तरीका का जो एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो वो उसका नेचर क्या है, राइट है, उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। कितने दिन के अंदर? 1 मंथ के अंदर, जिस डेट में आप इन्वॉल्व हुआ। चलो उसका सब रूल 3 को चलेंगे, जो रूल 15 का। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एंगेज इन ए ट्रेड और बिजनेस और ओन्स और मैनेज एन इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन एजेंसी। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली मेंबर कोई ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, कि कोई इंश्योरेंस एजेंसी को मैनेज करता है, कि कोई कमीशन एजेंसी को मैनेज करता है, कि उसका ओनर है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को इमीडिएटली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है इसके बारे में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल 4, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट एनी फी फॉर एनी वर्क डन बाय हिम फॉर एनी प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और एनी प्राइवेट पर्सन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो दिया है, कोई भी चाहे पब्लिक बॉडी हो, प्राइवेट बॉडी के लिए कुछ आप काम कर रहे हो, उसमें आपको जो फी एक्सेप्ट करना, उनसे फी एक्सेप्ट करना अनऑथराइजली, जो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है उनसे आप फी एक्सेप्ट करोगे, वो मिसकंडक्ट में जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत है। ओके, जो एज यूजुअल मैनर आपका ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, आपको काम ही करना है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसमें आपको कुछ फीस को एक्सेप्ट करना, तो वो एक्चुअली मिसकंडक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट परमिशन का वहाँ पर जरूरी है। यदि गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है तो आप एज यूजुअल आपका ऑफिशियल ड्यूटी है कि आपको इट मीन्स सेवा देना है, तो वहाँ पर कोई फी डिमांड नहीं करना है, कोई भी फीस आपको नहीं लेना है, राइट। नेक्स्ट वन, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको रिमेंबर करना है क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एग्जामिनरशिप ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स सेट बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में भी परमिटेड। कभी कभी क्या है, एक पार्ट टाइम जो एग्जामिनर के हिसाब से जो ईयरली 1 और ट्वाइस एक्चुअली, चाहे कोई यूनिवर्सिटीज़ चाहे कोई कॉलेज आपको बुलाता है इट मीन्स कॉपी चेक करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, तो उसमें परमिशन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो वर्क है वो कैजुअल वर्क है, ईयरली 1 और ट्वाइस होता है, वो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है कि वो परमानेंट नहीं है और आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। सेकेंड वन, सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी नेसेसरी फॉर पार्ट टाइम लेक्चरशिप अमाउंट टू रेगुलर रेम्युनरेटिव ऑक्यूपेशन। तो कोई पार्ट टाइम लेक्चरशिप, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाकर पार्ट टाइम लेक्चर में इन्वॉल्व हो जो परमानेंट बेसिस में, तो इसके लिए गवर्नमेंट का सैंक्शन जरूरी है। तो द गवर्नमेंट द कंसर्न एम्प्लॉई इट मीन्स प्रेसिडिंग मैनर शुड नीड द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। प्रायर बिना परमिशन से आप जाकर कोई लेक्चरशिप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ठीक है, वो एक्चुअली मिसकंडक्ट में जाएगा, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स नॉट ऑर्डिनरीली टू बी अलाउड। आपका ऑफिस आवर के बाद कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होना, वो भी उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है, वो भी मिसकंडक्ट में जाएगा। तो ऑफिस आवर के बाद आप जाकर और कोई ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम वर्क करना, वो भी मिसकंडक्ट में जाएगा। प्रायर परमिशन नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग रेम्युनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ सर्विस आप रेंडर कर रहे हो, तो उसमें आप रेम्युनरेशन ले रहे हो, तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन का जरूरत है। बिना प्रायर परमिशन आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सर्विस दे रहे हो और उससे रेम्युनरेशन ले रहे हो, तो वो एक्चुअली मिसकंडक्ट होगा। तो उसके लिए प्रायर परमिशन का जरूरत है। यू मस्ट इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन, देन यू मस्ट रेंडर योर सर्विस फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एक्सेप्टिंग रेम्युनरेशन। नेक्स्ट वन, नो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद सोशियो रिलीजियस बॉडीज। कुछ सोशियो रिलीजियस बॉडीज में आप एसोसिएट होना, इसमें कोई गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट परमिशन दे देता है। कुछ चैरिटेबल वर्क से, कुछ लिटरेरी वर्क से, कुछ साइंटिफिक वर्क से आपको इन्वॉल्व इन सम रिलीजियस वर्क एंड
प्रोफेस अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजियन, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उसमें गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है, आप इन्वॉल्व हो सकते हो कोई सोशल एंड रिलीजियस वर्क्स में। परमिशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्पेयर टाइम ऑन ए प्योरली चैरिटेबल बेसिस टू बी गिवन ओनली टू दोज होल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस। जो भी डॉक्टर्स है उनका वो चैरिटेबल बेसिस में वो उनका जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके पास रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, तो उसमें परमिशन का ज़रूरत नहीं है। मगर वो जो उनका जो मेडिकल सर्विस देंगे, जो बेसिकली क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल्स, दे रेंडर देयर मेडिकल सर्विस टू द पीपल विदाउट चार्जिंग एनी फी, उनको फी नहीं लेना है, राइट, उसमें परमिशन का ज़रूरत नहीं है। नो नेगोशिएशंस फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल इन सर्विस टू बी एंटर्ड इनटू विदाउट प्रायर परमिशन। कोई बिना प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होना, ये भी मिसकंडक्ट है। नो नेगोशिएट करना, कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट करना, ये मिसकंडक्ट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। कोई आप प्रोफेशनल हो और आप कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट कर रहे हो आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स, आप चाहते हो कि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में आप चाहते हो कि इन्वॉल्वमेंट होने के लिए, तो इसके लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो, ये गलत है, ये मिसकंडक्ट है। तो इसके लिए प्रायर परमिशन जरूरत है। हाँ, गवर्नमेंट आपको परमिट करता है तो आप आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स कोई कमर्शियल वर्क्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन बी परमिटेड टू एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट बट शुड नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द लीगल प्रोफेशन एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज इन गवर्नमेंट सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी परमिटेड टू एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट, एडवोकेट के लिए जो भी लाइसेंस का जरूरत है आप ले सकते हो, मगर लीगल जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना वो मिसकंडक्ट है। जब तक आप गवर्नमेंट, हाँ, आप क्विट कर दिया गवर्नमेंट जॉब को रेजिग्नेशन दे दिया, आप लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना कोई बुराई नहीं है, मगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो आपको लाइसेंस मिलेगा, जो एडवोकेट का जो लाइसेंस आपको मिलेगा ले सकते हो आप, मगर कोई लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना, साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और वहाँ पर लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, वो मिसकंडक्ट होगा। प्रायर सैंक्शन इज नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन एनी कंपटीशन or social event organized by private companies or organizations, the primary objective of which is only to promote their business। तो यहाँ पर क्या है, कोई कंपटीशन में इन्वॉल्व होना, कोई सोशल इवेंट में इन्वॉल्व होना, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो कुछ कंपटीशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बुला रहे हैं, ओके, उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ये एक्चुअली मिसकंडक्ट होगा। तो आप इसके लिए प्रायर सैंक्शन जरूरत है। हाँ, गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है तो आप जाकर उनका इवेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो, उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और इस मैटर में एक्चुअली गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है। कोई प्राइवेट बॉडीज़ कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, उसका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक्चुअली अलाउ नहीं करता है, मगर फिर भी आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना जरूरी है। प्रायर सैंक्शन नेसेसरी फॉर कंटेस्टिंग और कन्वर्सिंग इन इलेक्शंस टू स्पोर्ट्स बॉडीज। कोई स्पोर्ट्स बॉडीज़ में आप कोई इलेक्टिव पोस्ट लेना चाहते हो कि कोई कैंडिडेट के लिए आप वोट मांगते हो, तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन जरूरत है। यू मस्ट टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ यू वांट टू कंटेस्ट फॉर एनी पोस्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बॉडीज और इफ यू वांट टू कन्वर्स वोट्स फॉर एनी अदर कैंडिडेट्स, तो इसके लिए आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है, राइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। While considering request from government servants for seeking election to और holding elective offices in sports federations or associations, तो यहाँ पर दिया है बेसिकली while considering request from government servants, यदि आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे कुछ स्पोर्ट्स फेडरेशन में और एसोसिएशंस में मैं एक इलेक्टिव पोस्ट लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है देखेंगे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी अलाउड टू होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन एनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन फॉर ए टर्म ऑफ मोर देन 4 years और फॉर 1 term विच एवर इज लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप गवर्नमेंट को परमिशन मांग रहे हो कि मुझे एक स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्पोर्ट्स एसोसिएशन में मैं एक इलेक्टिव पोस्ट लेना चाहता हूँ, सपोज आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, तो इसमें रूल है आप 4 साल तक आप वो इलेक्टिव पोस्ट को रख सकते हो आपके पास, और एक टर्म,
एक्चुअली मोर देन यहाँ पर क्लियरली दिया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी अलाउड टू होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन एनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन फॉर ए टर्म ऑफ मोर देन 4 years। तो 4 साल से ज़्यादा वो पोस्ट को आप रख नहीं सकते, और फॉर 1 term विच एवर इज लेस। तो इसमें क्या है, यदि आपको गवर्नमेंट परमिशन देता है तो आप कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्पोर्ट्स एसोसिएशन में आप कोई इलेक्टिव पोस्ट ले सकते हो, मगर वो 4 साल से कम होना चाहिए, और जो एक 1 term होगा, जो 1 term होगा वो भी 4 साल से कम होना चाहिए, राइट। प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर एनी ट्रैवल्स अब्रॉड इन कनेक्शन विद द वर्क और अदर एक्टिविटीज ऑफ एनी स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन। सपोज कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन का इलेक्टिव पोस्ट आपके पास है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको परमिशन दिया है, अभी मैं बताया आप 4 साल तक आप रख सकते हो, 4 साल से ज़्यादा नहीं, कोई इलेक्टिव पोस्ट आप ले सकते हो गवर्नमेंट परमिशन से, और आपको अब्रॉड जाना है इसी स्पोर्ट्स मैटर में, तो उसमें गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन जरूरी है। यदि आपको परमिशन गवर्नमेंट देता है तो आज एन इलेक्टिव बॉडी मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ द स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन यू कैन गो टू अब्रॉड, मगर प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। अभी आएंगे रूल 15A को आएंगे, ये रूल 15 हो गया प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बाद रूल 15A, ये जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन के ऊपर है। तो चलेंगे अभी डिस्कस करेंगे सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन नॉट परमिटेड। आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है, उसको आप क्या किया और किसको रेंट के आकार में दे देना, ये मिसकंडक्ट है। चाहे ओनली आपका नियर रिलेटिव्स जो है और आपका फैमिली मेंबर्स उसको यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिला है, मगर आप और किसको दे देना रेंट के आकार में, वो उस चीज़ में क्या होगा, वो मिसकंडक्ट होगा। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो रूल 14 है, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील CCA रूल्स 1965 आकार में रूल 14 के हिसाब से आपके ऊपर जो मेजर पेनल्टी का प्रोसीजर है वो लगेगा यदि आप सबलेट कर देते हो आपका अकोमोडेशन को। तो यहाँ पर जो रूल है, एक्चुअली आपका अकोमोडेशन को आपका फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, और आपका नियर जो रिलेटिव्स है उसको यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू बी वैकेटेड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय अलर्टिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट अकोमोडेशन को आपको वैकेट करना है, जो भी जो अलर्टिंग अथॉरिटी है जो टाइम लिमिट देते हैं उस टाइम लिमिट के हिसाब से आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन को वैकेट करना है। आगे में थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जाएंगे। अभी मैं बताया अन एम्प्लॉय शैल नॉट सबलेट, लीज और शेयर द गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड टू हिम विथ एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट विथ हिज फैमिली एंड इमीडिएट रिलेशंस। तो जो भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन है तो आपका फैमिली मेम्बर्स उसको यूज कर सकते हैं और आपका इमीडिएट रिलेशंस यूज कर सकते हैं। उनके अलावा और कोई यूज करेगा तो वो मिसकंडक्ट होता है, तो वहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा। जो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट है बेसिकली वो रिपोर्ट देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो वहाँ पर उसका डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट का रिपोर्ट से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल 14 CCA रूल्स 1965 के हिसाब से वो कार्रवाई करेगा। जो रूल 14 होता है मेजर पेनल्टी के लिए जो प्रोसीडिंग्स होता है, राइट। इमीडिएट रिलेशंस मीन्स यहाँ पर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड रिलेशंस एस्टेब्लिश बाय लीगल अडॉप्शन। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको इमीडिएट रिलेशंस इनको लेना है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड रिलेशंस एस्टेब्लिश बाय लीगल अडॉप्शन। कोई लीगली आप अडॉप्ट किया है तो ये सब इमीडिएट रिलेशंस में आते हैं। नेक्स्ट वन, द अलर्टी शैल फर्निश टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स फुल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज फैमिली एंड और इमीडिएट रिलेशंस रिजाइडिंग विथ हिम। तो आपको क्या करना है, जो भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ है कि आपका जो इमीडिएट रिलेशंस है, तो उनका लिस्ट आपको डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट को देना है। किसको देना है? डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट को देना है, क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट जो है उसके अंडर में जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन रहता है। चलो नेक्स्ट वन, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कैजुअल विजिटर्स लाइकली टू स्टे फॉर मोर देन 15 days शैल ऑल्सो बी इंटीमेटेड टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट। तो इसमें सपोज कोई कैजुअल विजिटर्स वो आपका घर में रहता है, जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर 15 days से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट को इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पर जो रूल है मोर देन 15 days। इफ एनी कैजुअल विजिटर
stay in the government accommodation for more than 15 days, then in this case the concerned government employee should inform to the Directorate of Estate about it. Next one, in case of an alertee proceeding on leave, he may accommodate in the residence and family member under immediate relations as a caretaker for a maximum period of 6 months by furnishing particulars of such persons along with his leave application to his office or controlling authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज आप कोई लॉन्ग लीव में जाते हो तो इस केस में आप क्या किया, आपका जो फैमिली मेम्बर है कि आपका जो इमीडिएट रिलेशन है उनको केयर टेकर के हिसाब से जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन को देखने के लिए आप दे दिया, तो उसमें आप कितना दिन तक दे सकोगे, ये है अप टू 6 months. तो इफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गो फॉर लीव फॉर प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम्स and in this case suppose as a caretaker he hand over his accommodation to any government accommodation to any family member or immediate relations, it is up to 6 months and आपको फर्निश करना है. जब आप लीव ले रहे हो तो लीव एप्लीकेशन के साथ आपको इन्फॉर्म करना है कि अभी मैं लीव में जा रहा हूँ, तो मेरा जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, मेरा फैमिली मेम्बर्स की, मेरा इमीडिएट रिलेशंस उसको मैनेज करेंगे, उसका देखभाल करेंगे. और ये कब तक अलाउ होगा, अप टू 6 months अलाउ होगा. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो 6 months है, जो यही जो डेडलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. अलॉटमेंट में बी कैंसल्ड एंड डिसिप्लिनरी एक्शन में बी टेकन इफ द एम्प्लॉय. अच्छा, कब आपका जो अलॉटमेंट है, जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो अलॉटमेंट है, वो उसको कब कैंसिल किया जाएगा? कैंसिल कौन करेगा ना, डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट. ठीक है, क्यों कैंसिल होगा? आपका जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है कब कैंसिल होगा? तो ये पॉइंट, अनऑथराइज्ड सबलेट्स द क्वार्टर. आप मैं बार बार बताया, आपका फैमिली मेम्बर्स और आपका नियर रिलेटिव्स को आप माने गवर्नमेंट अकोमोडेशन आप वो रह सकते हैं, मगर उनके अलावा और आप किसको दे दिया तो वो मिसकंडक्ट होगा, वहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा. चार्जेस रेंट, आपको रेंट लेना है जो इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड, लाइसेंस फी होता है उससे ज़्यादा रेंट लेना. एनी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना, ओके, इन एनी पार्ट ऑफ द रेसिडेंस. टैम्पर विथ इलेक्ट्रिक और वाटर कनेक्शंस, पुट्स द रेसिडेंस इनटू इम्प्रॉपर यूज, conducts himself in a manner prejudicial to maintenance of harmonious relations with neighbors, has knowingly furnished incorrect information for securing allotment. ये सब पॉइंट्स जो है ना, इस केस में एक्चुअली आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा. राइट, और आपके ऊपर कार्रवाई होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा. उसके ऊपर क्वेश्चन आता है किस तरीके से प्रोसीडिंग होगा. जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा वहां पर डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट एक रिपोर्ट देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को. तो उस रिपोर्ट के आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सीसीए रूल्स 1965 के हिसाब से रूल 14 जो प्रोसीज्योर है, जो मेजर पेनल्टी का प्रोसीज्योर है, उसके हिसाब से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे. आफ्टर द अलॉटमेंट इज कैंसल्ड द एम्प्लॉय शैल वैकेट द अकोमोडेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. यदि आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है, जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको अलॉट हुआ था वो कैंसिल हो गया, तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो जो टाइम पीरियड देगा उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको उसको खाली करना है, वैकेंट करना है. इन केस द अलॉटमेंट इज कैंसल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ सबलेटिंग, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसर्न शैल इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एम्प्लॉय. अभी मैं बताया, द फाइंडिंग्स ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स रिगार्डिंग सबलेटिंग शैल बी बाइंडेड ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. मैं अभी बताया, यदि आप किसको सबलेट किया, आपका जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन की जो आपको क्वार्टर फैसिलिटी मिला है और आप किसको दे दिया, तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट उसको डिटेक्ट किया, तो वो एक रिपोर्ट देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को. तो वो रिपोर्ट के हिसाब से आप जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके ऊपर कार्रवाई होगा. राइट, फाइनल आउटकम जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, फाइनल जो आउटकम होगा वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसको इन्फॉर्म करेगा ना, डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट को. राइट, next one, vacation notices shall be issued to the allottees or their families 15 days before the date of expiry of permissible retention period. जो एक रिटेंशन पीरियड होता है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को रिटेन करने के लिए, जो रिटेंशन पीरियड अभी खत्म होने वाला है, तो उसके पहले 15 days बिफोर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको वैकेट कर आपको क्वार्टर को क्या करना है ना, इट मीन्स वैकेट करना है. तो बेसिकली वैकेशन नोटिसेस शैल बी इश्यूड टू द अलॉटीज or their families 15 days before the date of expiry of permissible retention period.
जो भी रिटेंशन पीरियड है, जब तक आपको रखना है जो रिटेंशन पीरियड है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को, तो आपको वो क्वार्टर को वैकेंट करना है तो उसका 15 डेज बिफोर आपको एक नोटिस इशू होगा कि आपका जो रिटेंशन पीरियड था वो अभी खत्म होने वाला है, तो आपको वैकेंट करना है क्वार्टर को, राइट। तो ये जो नोटिस होगा वो 15 डेज बिफोर द परमिसिबल रिटेंशन पीरियड। इफ नॉट वैकेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड द केसेस शैल बी रिफर्ड टू लिटिगेशन सेक्शन। यदि आप वैकेट नहीं करते हो तो लिटिगेशन सेक्शन को वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वो एक शो कज नोटिस आपको इशू करेगा, राइट है। और जो नोटिस इशू होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ई आवास जो है उसी के थ्रू में नोटिस इशू होगा आपको, ठीक है। तो आज जो बताया मैं रूल 14 बताया, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट, और नेक्स्ट बताया मैं प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट जो रूल 15 था, और रूल 15A जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन के ऊपर है, ठीक है। तो आज इतना ही है, थैंक यू।